हेलो एंड वेलकम टू मार्शल इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप सब। ऐसा है कि हम लोग कर रहे थे चैप्टर 1 केमिस्ट्री का +1 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट। तो उसमें हम लोगों ने अभी तक छोटे छोटे पार्ट्स कर लिए हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसका मेन पोर्शन, फर्स्ट पार्ट जो है जिसमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करोगे। लेकिन आज मैं आपको न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं उनके रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे पास एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एटॉमिसिटी क्या होती है। क्योंकि ये जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं इसमें एटम्स मॉलिक्यूल्स के बारे में ही बात करेंगे, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने ये थोड़ा डिस्कस कर लिया हुआ है, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देती हूँ। तो एटम्स क्या है बेटा? एटम्स हमारे पास स्मॉलेस्ट पार्ट है। ऑफ कोर्स किसका स्मॉलेस्ट पार्ट है? किसी एलिमेंट का। अगर कोई भी एलिमेंट लेते हो, लाइक सपोज की कार्बन ले रहे हो, तो कार्बन एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट अगर हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग एटम बोल सकते हैं, मतलब एटम ऑफ कार्बन। सिमिलरली कोई भी आप एलिमेंट उठा लो, जैसे लेड उठा लो, ठीक है, लेड में उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हमें मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? एटम, मतलब एटम ऑफ द लेड। सो एटम बेसिकली इज द स्मॉलेस्ट पार्ट और द स्मॉलेस्ट पार्टिकल यू कैन से ऑफ द एलिमेंट, जो हमारे पास may और may not exist independently, कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली, एटम जो है इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन सिंपली, अगर कार्बन लिख रहे हैं तो ये कार्बन का एक एटम है, फाइन। लेकिन अगर ये किसी के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन में जा रहा है, लाइक CO2, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। इस फॉर्मूले में, इस कंपाउंड में हमारे पास वो ऑक्सीजन के साथ रिलेट कर रहा है। दैट मीन्स कि हमारे पास डिपेंडेंसी यहाँ पे शो हो रही है लेकिन यहाँ पे नहीं शो हो रही। तो इसका मतलब कि एटम जो है किसी भी एलिमेंट का जो छोटा सा पार्ट है, पार्टिकल है, वो एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली भी और नहीं भी। सो इसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें अबाउट द मॉलिक्यूल, तो मैं आपको बता दूं कि मॉलिक्यूल भी हमारे पास बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्ट ही होता है, बट वो होता है आपका किसी भी सब्सटेंस का। किसी भी सब्सटेंस का मतलब कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस उठा लो तो उसका कोई भी छोटा सा पार्ट जो आप लोगे उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लाइक O2 क्या है? एक गैस है, ऑक्सीजन गैस है, जिसमें आपका ऑक्सीजन गैस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोल देंगे, फाइन। और ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाता है। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स। उसके बाद अगर मैं बात करूं एटॉमिसिटी की, तो एटॉमिसिटी बच्चे हमारे पास होती है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अगर हम लोग बात करें O3 की, O3 क्या है? यस, वेरी गुड, ओजोन का फॉर्मूला हमारे पास। तो O3 मतलब वी आर हैविंग 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हियर। तो इसमें O3 के केस में हमारे पास एटॉमिसिटी जो है वो कितनी हो गई? 3। अगर वही हम लोग बात करें N2 की, N2 मतलब कि 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसमें एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2। अगर O2 की बात कर लें तो एटॉमिसिटी ऑफ O2 इज 2, क्योंकि 2 एटम्स, हम लोग 2 एटम्स की बात करेंगे ऑक्सीजन में। तो वैसे आप लोग एटॉमिसिटी कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड की। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो उससे पहले हम लोग बोर्ड कर लेते हैं अच्छे से साफ। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अभी मैं तुम लोगों को एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाली हूँ, वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास ये कॉन्सेप्ट क्यों आया और कैसे आया, इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक काम दिया जाए, वो काम क्या है कि आपको एक पैकेट दिया गया टॉफीज का, जिसमें आपको सिर्फ इतना बताया गया है कि एक टॉफी का मास जो है वो 1 ग्राम है।
अब वो बोल रहे हैं कि एक टॉफी का मास 1 ग्राम है, ये पैकेट है टॉफीज का, हमें सारे पैकेट का मास बताओ। तो अगर तो आपको नंबर पता हो टॉफीज का तो यू कैन इजीली कैलकुलेट द वेट और यू कैन से मास ऑफ द फुल पैकेट ऑफ द टॉफीज। बट अगर आपको नंबर ही नहीं पता तो क्या करोगे? ऐसा ही कुछ जब हमारे पास ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया गया था, किसके लिए? एटम्स के लिए, कि एक एलिमेंट में हमारे पास, अगर एटम्स की बात कर रहे हैं 1 ग्राम एलिमेंट की, अगर 1 ग्राम, जैसे 1 पैकेट है, यहाँ पे मैं 1 ग्राम लिख रही हूँ, किसका हमारे पास लिया? एलिमेंट का 1 ग्राम। वहाँ पे टॉफीज का 1 पैकेट लिया, टॉफीज मतलब कि एलिमेंट्स ले लो, और 1 ग्राम मतलब 1 पैकेट ले लो। तो उन्होंने कहा कि 1 ग्राम एलिमेंट में अगर हमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स या अगर मॉलिक्यूल्स की जिसकी भी बात करनी है, जो पार्टिकल्स होते हैं, तो वो कितने होंगे। तो उन्होंने सोचा कि अगर हमारे पास एक एटम का मास पता चल जाता है तो easily we can calculate the whole mass of the atoms present in 1 gram of element। तो पहले तो उन्होंने बड़े खुश हुए कि हाँ हमें मिल गया आइडिया, हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। बट बाद में क्या हुआ कि जब उनके दिमाग में बात घुसी कि भाई नंबर तो पता नहीं एटम्स का 1 ग्राम में कितने हैं, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वहाँ पे फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब वहाँ पे जब प्रॉब्लम आई तो उन्होंने फिर से तुक्के लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर इसका कैसे मिलना किसी को नहीं पता था, अब तुक्के ही लगने थे। तो तुक्कों में उन्होंने पहला तुक्का जो लगाया था, मैं आपको बता दूँ, उन्होंने कहा कि नंबर नहीं उनसे फाइंड हुए एटम्स के, बट उन्होंने पता क्या किया, एक तुक्का लगाया, पंजाबी जैसे तुक्के लगाते हैं वैसे तुक्का लगाया कि उन्होंने एक हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन को रखा कांस्टेंट। उन्होंने हर एक एलिमेंट को हाइड्रोजन के मास के साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। मतलब 1 ग्राम जो भी एलिमेंट लिया उसको हाइड्रोजन के मास के साथ कंपेयर किया, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन का कितना होता है? मास 1 होता है, चाहे एटॉमिक मास ले लो चाहे उसका एटॉमिक नंबर ले लो, 1 होता है। तो उन्होंने उसके साथ रिलेट करना शुरू कर दिया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल H2O, उन्होंने क्या किया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अगर रिलेट करना तो उन्होंने बोला कि ऑक्सीजन जो है ना वो 16 टाइम्स हमारे पास हैवियर है हाइड्रोजन से। अब ऐसे करके उन्होंने तुक्के लगाने शुरू कर दिया, मास कैलकुलेट करना शुरू कर दिया 1 ग्राम एलिमेंट का, किससे रिलेट करके? हाइड्रोजन के मास से रिलेट करके। लेकिन यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स तो बड़े अच्छे से चलो हो गए कि हाँ प्रॉपर ये हो रहा है, वर्क कर रहा है मेथड, बट सारे एलिमेंट्स में ये वर्क नहीं करा। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया कार्बन से। और कार्बन का जो हमें पता है आइसोटॉप्स होते हैं, तो कार्बन में जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है कार्बन का, वो कार्बन से उन्होंने रिलेट करना शुरू किया। तो हमारे पास अब हाइड्रोजन की जगह किसने ले ली थी? कार्बन 12 ने। तो उन्होंने हर एक एलिमेंट के जो मास था 1 ग्राम के लिए निकालना था, वो उन्होंने रिलेट करना शुरू कर दिया कार्बन 12 आइसोटॉप के साथ। अब वो कैसे, उसमें मैं आपको फर्स्ट थिंग बताती हूँ। इसके अंदर हम लोगों ने जो पहली बात करनी है दैट इज हमारे पास है एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हमारी फर्स्ट यहाँ पे टर्म है जो समझनी जरूरी होती है, बच्चों को समझ नहीं लगती। तो उसके पहले की जो कहानी है वो अच्छे से समझ लो, ये अच्छे से समझ अपने आप ही लग जाएगी। एटॉमिक मास यूनिट को AMU भी बोलते हैं। अब एटॉमिक मास यूनिट कुछ भी नहीं है, बेसिकली ये मास है जो किसके इक्वल है? 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। अब हमारे पास कहता है कि कार्बन एटम अगर लो, उसका मास अगर एटॉमिक मास निकालो, ठीक है, वो कितना होता है? 12 ही होता है, और उसका 1/12 कर दोगे तो 12 ही, वैसे तो 1 ही आएगा। बट उन्होंने क्या किया कि इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हर एक एलिमेंट के मास को कंपेयर करना शुरू कर दिया, जिससे उनको काफ़ी हद तक जो रिजल्ट थे अच्छे मिल रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने 1 AMU एक रख दिया सामने कि कभी भी 1 ग्राम एलिमेंट का अगर तुम लोग को मास चाहिए तो उसको कंपेयर करो 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। और एक चीज जो उन्होंने स्पेशल बोली कि कार्बन जो है वो कार्बन 12 ही लेना है, ठीक है,
वो हम लोग को कोई और आइसोटॉप मतलब 14 या 16 वाला नहीं लेना। तो ये था हमारा 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसमें उन्होंने 1 AMU की वैल्यू जो बताई थी वो किसके ऊपर बताई थी, 1.6656 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये उन्होंने 1 AMU की वैल्यू बताई थी उस टाइम पे। काफी देर तक यही कॉन्सेप्ट जो था वो चलता रहा था, बट लेटर अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसको अब थोड़ा सा फिर से मॉडिफाई कर दिया गया। 1 AMU को कन्वर्ट कर दिया गया U में, और U को हम लोग बोलते हैं यूनिफाइड यूनिट। तो अब हम लोग 1 AMU की जगह 1 U यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब ये थी बात एटॉमिक मास यूनिट की अंडर रिलेटिव एटॉमिक मास। अब हम लोग करेंगे सेकेंड टर्म, जो कि है आपकी ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास भी कुछ भी नहीं है, बस एटॉमिक मास जो है उसको ग्राम में बेसिकली लेते हैं। और अगर इसको डिफाइन करना हो तो हम लोग कह देते हैं कि यहाँ पे हम लोग लेते हैं एवरेज रिलेटिव मास। क्या लेते हैं, एवरेज रिलेटिव मास। और उसको फिर से किसके साथ हमने रिलेट करना है, वही मास ऑफ कार्बन 12 के साथ। तो यहाँ से हम लोग ग्राम एटॉमिक मास जो है वो निकालते हैं। फाइन। अगर हम लोग बात करें, लेट अस सपोज कि कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया हमारे पास, 12। अगर एटॉमिक मास की बात करें तो वो कितना आता है, 12। और अगर 12 के साथ ग्राम लगा दो तो ये आपका बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। सो सिंपल। फाइन। तो ये था हमारा ग्राम एटॉमिक मास। अगर हम लोग अब थर्ड टर्म जो है वो यूज करें, वो आपके पास है मॉलिक्यूलर मास। क्या है, सॉरी, थर्ड है आपकी मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास आपके पास क्या होता है, सम। क्या है, सम। किसका, सम ऑफ एटॉमिक मासेस का। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मॉलिक्यूलर मास बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मासेस, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स रहेंगे। फाइन। और अगर इसको हमने डिफाइन करना हो तो इसकी डेफिनेशन भी ऑलमोस्ट सेम जाती है कि एवरेज हमने लेना है रिलेटिव मास, बट किसका लेना है, ऑफ मॉलिक्यूल। किसका लेना है, ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको फिर से हमने रिलेट किसके साथ करना है, कार्बन 12 के साथ। या यूं कह लो कि मास ऑफ कार्बन 12 के साथ हमने इसको रिलेट करना है। जब इनको रिलेट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, क्या हमें मिलता है, मॉलिक्यूलर मास। ये सिर्फ इनकी डेफिनेशंस हैं, आपको ऐसे याद रख लेनी है। बेसिकली मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलता है वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। सिमिलरली अगर मैं साथ ही में बात कर दूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास की, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपके पास क्या है कि जो भी मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू निकली है आपकी, उसके साथ अगर ग्राम लगा दोगे तो दैट विल बी योर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर सिंपली बात करें H2 की, तो H2 एज वी नो कि हाइड्रोजन का हमारे पास एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों क्या आता है, 1। तो हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, तो 2 × 1 क्या हो गया, 2। तो अगर मैं इस 2 के साथ ग्राम लगा देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। बहुत ही सिंपल सा है, देखा आपने। तो मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमारे पास यहाँ पे हमने कर लिया है। अभी चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ।
तो उसमें हम लोग बात करेंगे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में जितना रिक्वायर्ड है आज मैं तुम लोगों को सिर्फ उतना ही बताऊंगी। तो मोल कॉन्सेप्ट, अभी थोड़ी देर पहले अगर पीछे जाओ तो एक स्टोरी आपने सुनी थी, मैंने सुनाई थी, जिसमें आपको ये बताया गया था कि हमारे पास अगर एक पैकेट है उसमें एक टॉफी का आपको मास बता दिया गया, बाकी पैकेट का मास ढूंढने को बोला, बट नंबर ऑफ टॉफीज कितने ये भी नहीं बताई गई। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया था, जिसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने अलग अलग हथकंडे अपनाए, तरीके अपनाए। तो जिसमें उन्होंने तुक्का जो था कार्बन 12 का बहुत अच्छा खासा चल रहा था और काफ़ी देर तक वो चलाते गए, बट आफ्टरवर्ड्स जब एक्सपेरिमेंट करते रहे तो उनको एक दिन वैल्यू मिल ही गई कि 1 ग्राम में हमारे पास अगर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं या मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो ढूंढने हो तो वो वैल्यू कितनी होगी, मतलब 1 ग्राम में कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, तो वो उनको वैल्यू मिल गई, जो कि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर को बेसिकली एन और या फिर एन ए से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू उन्होंने एक्सपेरिमेंट में जो प्रूव करी थी वो थी 6.022 into 10⁻23। ठीक है, तो ये एक वैल्यू उन्होंने लगा के ठप्पा दे दी कि अगर आपको देखना है कि 1 ग्राम हमारे पास 1 ग्राम एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 1 ग्राम एलिमेंट में या सब्सटेंस में, तो वहां पे हम लोग ये वैल्यू लगा सकते हैं चुप करके। ठीक है, अब इसी वैल्यू को उन्होंने रिलेट कर दिया मोल कॉन्सेप्ट का कि अगर हम लोग बात करें 1 मोल की, तो ये जो 1 मोल है वो हमेशा किसके इक्वल जाएगा, 6.022 into 10⁻23, और फर्दर ये किसके इक्वल जा सकता है, ग्राम एटॉमिक मास की। फाइन, वो कैसे कि अगर हमारे पास बात करें हम लोग 1 मोल ऑफ लाइक सी की बात कर लेते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन, तो 1 मोल ऑफ कार्बन अकॉर्डिंग टू दिस 6.022 into 10⁻23, और फर्दर ग्राम एटॉमिक मास जो है वो कितना है इसका, हमारे पास कार्बन का होता है, हमारे पास कितना होता है 6 एटॉमिक नंबर, तो मास नंबर कितना चलेगा 12। तो इनको हम लोग इक्वल करके लिख सकते हैं, ये एक रिलेशन कह लो इनके बीच में, या फिर सिंपली आप बता दो कि ग्राम एटॉमिक मास मतलब 1 ग्राम जब बात करेंगे 1 ग्राम की, तो उसमें हमारे पास इतने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिलेंगे। तो ये था हमारा आज का छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि नेक्स्ट हमने अब जब करना है, जो भी करना है वो करने हैं न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स मैं चाहती हूँ करने से पहले आज की जो टर्म्स है वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो, सो दैट तुम लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि ये थ्योरी पोर्शन था। थ्योरी पोर्शन आप देख के इसको ज़रूर एक बार टेस्ट होते हो, क्योंकि बच्चों को ये समझ नहीं आती कहानी है क्या। तो मैंने ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी जो बुक में दी है ना, मैंने छोटे से करके आपको बता दी है, समझा दी है। अब जब आप इसको रीड करोगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, तो अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिए, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ लग जाएं। Till then, be safe, be at home, and if you like my videos, please share it and give me thumbs up. Thank you very much.